हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टडी विद गुप्ता क्लासेस में, जहां मैं नीरज गुप्ता लेकर आया हूं अगली वीडियोस। तो जो पिछली वीडियोस में हमने जो जितनी भी चर्चा कर रखी थी उसको मैं 2 मिनट में आपको पूरा रिकॉल करा देता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज जो है, हर लैंग्वेज साउंड से मिलकर के बनी होती है। जैसे इंग्लिश में भी मैंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स होते हैं, जो टोटल संख्या में 44 बताए हुए थे, और वो 44 दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज के साउंड को रिटन फॉर्म दे देते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साउंड को अगर हम रिटन फॉर्म देते हैं, यानी लिखित रूप अगर हम उसको दे देते हैं, तो लिखित रूप जो है उसका वो लेटर कहलाता है। ठीक है। और हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी है, 26, जो कि दो भागों में डिवाइड है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में। ठीक है, इतना हमें पता है। फिर दूसरी चीज कि अगर हम इन लेटर्स, जो 26 हमारे पास लेटर्स हैं, अगर इन लेटर्स का हम ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर अगर हम बनाते हैं, यानी इन लेटर्स का हम ग्रुप बनाएं, तो ग्रुप बनाने से हमें क्या मिलता है, वर्ड मिलता है, यानी हमें शब्द मिल जाता है। ठीक है। लेकिन वो वर्ड तभी कहलाएगा जब वो एक मीनिंगफुल सेंस में हो, यानी उसका कुछ अर्थ निकलता हो। अगर उसका कोई भी अर्थ नहीं है तो वो वर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं उनमें शब्दों का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, और अगर वर्ड का मीनिंग नहीं है तो वो उस सेंटेंस में मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी उसका कुछ भी उसमें मतलब नहीं निकलेगा। तो वर्ड तभी होगा जब वो मीनिंगफुल सेंस में होगा। ठीक है। यानी मैंने आपको इनके एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि CAT जैसे 3 लेटर्स का वर्ड है और उसका अपना एक मीनिंग भी है। वहीं पर अगर हम TCA देखें तो TCA का डिक्शनरी में कहीं भी मीनिंग नहीं है, तो TCA वर्ड नहीं है। हालांकि वो भी ग्रुप ऑफ लेटर है, 3 लेटर्स का ग्रुप वो भी है, लेकिन वो वर्ड हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। वहीं CAT कैट का अपना एक मीनिंग है, इसलिए हम उसको वर्ड कह सकते हैं। जैसे मेरा नाम नीरज, नीरज ग्रुप ऑफ लेटर है, और ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ में इसका अपना एक मीनिंग भी है ना। तो इसका एक अपना मीनिंग है, पंकज, रोज, नीरज, कमल, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, तो नीरज का अपना एक मीनिंग भी है और ये ग्रुप ऑफ लेटर भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ड है। क्या है भाई, वर्ड। ठीक है। तो हमने देखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड से मिलकर बनी होती है। अगर साउंड्स का हम रिटन फॉर्म निकालते हैं तो वो रिटन फॉर्म लेटर होता है, और इंग्लिश के लैंग्वेज में लेटर्स की कुल संख्या 26 होती है। ठीक है। अगर हम लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं और वो मीनिंगफुल सेंस वाला होता है तो हम उसको वर्ड कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि वर्ड सेंटेंस में किस फॉर्म में यूज हो रहा है, किस रूप में उसका हम यूज कर रहे हैं। हम सेंटेंस में उसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, हम सेंटेंस में उसे प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी हम किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं वर्ड में, उसके लिए हमें क्या पढ़नी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी होती है, जो टोटल संख्या में कितनी होती है, 8 होती हैं। ठीक है। ये भी मैं अगले वाली वीडियो में आपको बता चुका था बेसिक में, कि अगर हम वर्ड की फॉर्म को देखें तो वो सेंटेंस में किस फॉर्म में आएगा, किस रूप में आएगा। सेंटेंस में उसकी एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड होते हैं, है ना। तो वो वर्ड उसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमें क्या पढ़नी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी होती है। ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो टोटल संख्या में कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ में डिटर्मिनर को भी पढ़ते हैं तो हम 9 मान देते हैं, लेकिन टोटल पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 ही होती है। ठीक। फिर हमने इनके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक बेसिक बताया भी था कि नाउन की हाँ किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, या एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार उनको बता देता हूँ। तो नाउन क्या था, किसी का भी नेम, यानी वर्ल्ड में जो भी चीज दिख रही है, जो भी कुछ है, उन सबका अपना एक नाम होगा। तो जो भी नाम होते हैं वो सारे नाउन ही कहलाते हैं। यानी हम इसको सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में एक शब्द में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। इसको जब हम नाउन की क्लास देखेंगे, यानी 1-2 क्लास के बाद जब नाउन की क्लास देखें तो उसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि किन किन के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ हम केवल इतना मान लेते हैं कि एक नेमिंग वर्ड जो है वो नाउन होता है, जैसे कोई भी हो सकता है, राम, इंडिया, है ना, etc, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम जो है ना वो सबके सब नाउन ही कहलाते हैं, यानी नेमिंग वर्ड जो है वो नाउन कहलाता है। दूसरी चीज, इन नाम की जगह पर हम जिनका यूज करते हैं या ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं या नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं, तो उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन शब्द में देख रहे हैं ना, प्रो नाउन, प्रो का अर्थ होता है फॉर अहेड, यानी पहले आना, आगे आना। तो नाउन के जो आगे आए, नाउन के आगे मतलब नाउन की जगह पर आए या नाउन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट अ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, जैसे हम राम को, मतलब राम राम नाम की कोई एक स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम हर जगह राम 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 शब्द का यूज करेंगे तो वो ना इरिटेटिंग लगने लगेगा। तो उसके लिए हम उसके प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं, जैसे ही हुआ, हिज हुआ, हिम हुआ, इनका यूज कर लेते हैं, तो वही जो है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी थी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या करते हैं, किसी की विशेषता को बताते हैं, या किसी के बारे में विशेषता भी जरूरी नहीं है कि केवल विशेषता ही बताएं, उसकी बुराई भी बता सकते हैं, उसकी अच्छाई भी बता सकते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बता सकते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी बता सकते हैं। तो जो कुछ भी अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एड यानी हम कह सकते हैं कि ऐड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन में जो कुछ भी एक्स्ट्रा बात जोड़ी जाती है, अब वो एक्स्ट्रा बात, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है ना, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नेगेटिव वे में भी हो सकती है। यानी बोल देते हैं ना कि एडजेक्टिव क्वालिफायर या क्वालिटी बताते हैं, तो क्वालिटी जरूरी नहीं है, वो उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी बता सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ी जाएगी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, तीसरी बात जो है हमारी वो है चौथी बात जो है वो है वर्ब की। वर्ब को हम जानते हैं ना, एक एक्शन वर्ड है ना। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड। एक्शन जो एक्शन को शो करे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन है, मैं चल रहा हूँ, एक्शन है, मैं बोल रहा हूँ, एक्शन है। तो जो एक्शन को शो करता है, जो शब्द एक्शन को शो करते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। तो क्या केवल एक्शन को शो करने वाले ही वर्ब होते हैं, इसके अलावा भी कुछ और शब्द वर्ब हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल भी एक्शन को जो शो करते हो। दूसरी चीज, जो पोजीशन बताते हो, पोजीशन बोले तो जो अधिकार को बताते हो, जो ऑनरशिप को बताते हो। जैसे मैं बोलूं कि इट इट इज माई मार्कर, इट हैज माई मार्कर, नहीं, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि आई हैज वन, आई हैज 3 मार्कर्स, आई हैव 3 मार्कर्स। तो यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं ना हैव, वो हैव एज अ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करके उसको हम पोजीशन शो कराने के लिए, यानी ऑनरशिप शो कराने के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो पोजीशन यानी ऑनरशिप, जैसे मेरे पास कार है, आपके पास घड़ी है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पास शब्द है, शब्द जो है वो किसी वर्ब तो है, लेकिन कोई एक्शन के लिए नहीं आई है। मेरे पास कार है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा, ये तो मैं अधिकार बता रहा ना कि वो उस कार पर जो है मेरा अधिकार है। तो पोजीशन को शो जो करते हैं वो भी वर्ब होते हैं, और जो एक्शन को बताते हैं वो भी वर्ब होते हैं। तीसरा जो है वो है हैपनिंग को शो करने वाले। हैपनिंग यानी किसी चीज के होना, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर ना तो कोई एक्शन हो रहा है ना कोई पोजीशन है, यहाँ तो है शब्द में बात खत्म हो रही है ना कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर हैपनिंग हो रही है, तो हैपनिंग को शो करने वाले शब्द जो है वो भी वर्ब ही कहलाते हैं। यानी वर्ब को हम 3 तरीके से बता सकते हैं कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ पोजीशन एंड वर्ब इज अ हैपनिंग। यानी जो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को शो कराते हैं वो वाले वर्ड हमारे वर्ब कहलाते हैं। ठीक, तीसरी चीज है एडवर्ब। एडवर्ब
जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि जो वाई का, वेयर का, हाउ का, इनका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, राम रन्स, राम दौड़ता है। ठीक है, हाउ, वाई, क्यों दौड़ता है, वेयर, कहाँ दौड़ता है, हाउ, कैसे दौड़ता है। तो इनके जब हम रिप्लाई जो भी आते हैं, इन शब्द के जो रिप्लाई आते हैं वो हमारे बताते हैं एडवर्ब को। ठीक है, यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी जो वर्ब के बारे में जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं ना इन शब्दों से, और भी शब्द होते हैं, तो वो शब्द जो है वो एडवर्ब कहलाते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन वर्ब, एक शब्द में अगर हम इसको कहें तो हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब इज अ एक्शन वर्ब, जो एक्शन के वर्ब को शो कराती है इन शब्दों के माध्यम से। ठीक है, फिर छठा हमने देखा था प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन, बोलो, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर वो किस प्रकार से रिलेट कर रही है ना, किस प्रकार से रिलेट कर रही है। तो जो रिलेटिंग वर्ड होते हैं हमारे, जो रिलेटिंग वर्ड हैं, जो संबंध बताते हैं, रिलेटिंग वर्ड हैं, वो रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रपोजिशन कहलाती है। ठीक, इसके बाद कंजक्शन। अब इनके बारे में डिटेल में, जब इनकी सेपरेट एक एक अलग अलग वीडियोस में हम जब इनकी बात करेंगे तब हम इनको डिटेल से देखेंगे कि प्रपोजिशन होते क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, सब कुछ उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल ये बता रहे हैं कि पिछली क्लास में मैंने सिंपल बेसिक में आपको बताया गया था। तीसरी चीज, सातवीं जो चीज है हमारी, वो है कंजक्शन, जो कि ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। यानी ये वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, तो यहाँ राम को श्याम से जोड़ने का काम, ज्वाइन करने का काम किसने, सब कौन से शब्द ने किया, एंड शब्द ने। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड शब्द है वो हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, जो वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है, फ्रिज को फ्रिज से जोड़ सकता है, क्लोज को क्लॉज से जोड़ सकता है। यानी जो ज्वाइन करने का काम करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, फिर अगला जो हमारा आठवां पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो होती है इंटरजेक्शन। इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे भी, जब हम सेंटेंस के टाइप के बारे में बताएंगे तो वहां एक सेंटेंस का टाइप यानी सेंटेंस का काइंड होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से ही मिलकर के बने होते हैं। तो अभी के लिए हम यह बोल सकते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड वे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। जैसे मान के चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और यहीं पर हो सकता है कोई सांप वगैरह आ जाए, तो जब मैं अचानक उसको देखूंगा, सडनली मैं उसको देखूंगा, तो मेरे शरीर से, बॉडी से कुछ कोई भी रिएक्शन हो सकता है ना, रिएक्ट मैं कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। तो वो चीज़ मैंने सोच नहीं रखी थी, वो सडनली एक्सप्रेस हो रही है। तो जो सडन फीलिंग्स होती हैं हमारी, सडन फीलिंग एंड इमोशंस, जो सडन फीलिंग और इमोशंस है वही होते हैं हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स। जैसे आपने सुने होंगे ब्रेवो, हुर्रे, है ना, ईटीसी। यानी और भी होते हैं, जब हम इसको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज साउंड से मिलकर के बनी होती है। साउंड का अगर हम रिटन फॉर्म निकालते हैं तो हमें लेटर मिलते हैं, लेटर का अगर हम ग्रुप बनाते हैं और वो एक मीनिंगफुल सेंस में होता है तो उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड एक सेंटेंस में किस फॉर्म में आता है, या एक सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी जानकारी के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी होती है। और पार्ट ऑफ स्पीच की जो टोटल संख्या है वो 8 होती है। ठीक है, जो सामने आपकी ये रही। नाउन एक नेमिंग वर्ड, नाउन जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रही। अब आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम देखेंगे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स को। सेंटेंस के पार्ट को हम इसकी अगली वाली वीडियो में देखेंगे।
कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, है ना, कौन डिटर्मिनर होता, कौन सब्जेक्ट होता, प्रेडिकेट होता, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल ये देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, यानी काइंड्स कितने होते हैं ना। चलिए, तो अब हमारी हेडिंग होगी काइंड्स ऑफ सेंट। पहले सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, यानी सेंटेंस कैसे आया है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, लेटर। लेटर्स का ग्रुप बन के क्या बना, वर्ड। ठीक है, और वर्ड भी वो कब कहलाया, जब उसका मीनिंगफुल सेंस हो, सेंस निकले तब। वर्ड के बाद जो है, अगर हम वर्ड का ग्रुप बनाते हैं तो वर्ड के ग्रुप बनाने से हमें तीन चीजें मिलती हैं। ठीक, तीन चीजें वो कौन कौन सी हैं जो हमें मिलेगी, फ्रेज, और इनके बारे में हम डिटेल से आगे जब नाउन पढ़ेंगे तो उनके उस नाउन में हम देखेंगे कि फ्रेज की पूरी मीनिंग। यहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं तो वर्ड, और वर्ड का ग्रुप बनाते हैं तो हमें ये तीन चीजें दिखाई देती हैं, यानी फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, और सेंटेंस। ठीक है, तो अगर वर्ड का ग्रुप बनाया और वर्ड के ग्रुप से, वर्ड का ग्रुप बनाने पर अगर हमें उससे पूरी मीनिंग नहीं मिल रही है, इनकम्प्लीट, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, जब हमें उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिले तो हम समझ जाते हैं कि वो फ्रेज है। और क्लॉज कब होगा, जब वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, सेंटेंस वो तभी कहलाएगा जब उसकी फुल और कंप्लीट मीनिंग हो, सेंसिबल मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो पूरा का पूरा, तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं, यानी कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड, अब भाई कौन कंप्लीट मीनिंग देगा, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अगर वो मीनिंग दे रहे हैं बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, तो हम उसको कहते हैं कि वो फ्रेज है। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे एग्जांपल, ऑन द रोड, ऑन द रोड। दूसरा, इन माई पॉकेट। तो ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, एक दो तीन वर्ड इस वाले साइड इसमें भी यूज हो रहे हैं, और एक दो तीन इसमें भी यूज हो रहे हैं। बहुत सारे और भी वर्ड यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑन द रोड और इन माई पॉकेट ये क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो कंप्लीट मीनिंग इनकी नहीं निकल के आ रही है। ऑन द रोड यानी सड़क पर, अब सड़क पर कौन, कब, किस लिए, है ना, किस चीज के लिए वो सड़क पर है, कौन है, नहीं है ना पूरा सेंसिबल, हमें कंप्लीट मीनिंग मिल नहीं रही है। नॉट अ कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं, बट ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो हम उसको फ्रेज कह देंगे। जैसे इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, अब मेरी जेब में क्या है, कितने रुपए हैं, क्यों है, किस लिए है, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट कंप्लीट मीनिंग ये भी शो नहीं कर रहा, तो हम इसको भी कह देंगे कि ये भी क्या है, फ्रेज है। ठीक है, तो फ्रेज को बेसिकली हम सीधा बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का कलेक्शन है बट नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो इसीलिए हम इसको फ्रेज कह देते हैं, जिसे हम हिंदी में पद कहते हैं। हिंदी में हम इसको पद कहते हैं। तो पद क्या है, यानी कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव नो कंप्लीट मीनिंग, जिसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, उसको हम फ्रेज कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है क्लॉज की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का जो अंश है, वाक्यांश। तो क्लोज
हो सकता है कि वो कंप्लीट मीनिंग दे और हो सकता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे। ये डिपेंड करता है क्लोज के टाइप पर, क्योंकि क्लोज के भी अपने बहुत सारे टाइप होते हैं ना। एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो जब हम नाउन पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में, यानी फ्रेज के और क्लोज के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि फ्रेज के क्या टाइप होते हैं। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है, यानी फ्रेज के भी अपने टाइप्स हैं, क्लोज के भी अपने टाइप्स हैं, और सेंटेंस के टाइप तो हम आज डिस्कस करने वाले ही हैं। तो जब ये चीज़ जहाँ पर हमें पढ़ानी है ना, वहीं हम इनको अच्छे से बताएंगे तो आप और अच्छे तरीके से इनको समझ पाएंगे। अभी केवल आप इतना याद रखिए कि फ्रेज वो कहलाते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, बट उनके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, यानी वो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, तो उनको हम फ्रेज कह देते हैं। जैसे आपको ये 2 एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये केवल 2 ही होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्लॉज। और हाँ, एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होती हैं। तो वही हमारा फ्रेज, मतलब बताया ना कि इसके हम बारे में बिल्कुल डिटेल से आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? वाक्यांश होता है। ठीक है, और ये हो सकता है, ये मीनिंग दे भी सकता है और मीनिंग नहीं भी दे सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सी क्राई, या कुछ भी, सी गोज ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी एक से ज्यादा वर्ड है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। ठीक है, लेकिन क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है या वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, क्या है, ये सारी चीजें आप जाननी पड़ेंगी ना, तभी तुम बता सकते हैं कि ये क्लोज है या नहीं है। तो क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन में होते हैं, और ये मीनिंग दे भी सकते हैं और ये मीनिंग नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्लॉज कहते हैं, इनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, तो सेंटेंस किसे कहते हैं हम? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा वर्ड्स का ग्रुप विच गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग देता हो। भाई सेंटेंस तो तभी होगा ना जब वो कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं रहा तो फिर हम अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाएंगे? अगर मुझे भी आपसे कुछ कहना है या समझाना है कोई भी पॉइंट को, तो मुझे ऐसे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी जो पूरा सेंसिबल हो, जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो, जिससे आप मेरी बात को आसानी से समझ सको। तो सेंटेंस तो तभी बनेगा। भाई फ्रेज को तो हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे मैं कुछ पढ़ाना जा रहा हूँ, उसमें 2 शब्द बोल दूं और शांत हो जाऊं, क्या आप समझ जाएंगे कि सर क्या क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं सही शब्दों का चुनाव करके, सही शब्दों का सिलेक्शन करके उसको एक अरेंजमेंट में, एक रीअरेंजमेंट में अगर उसको हम अच्छे से व्यवस्थित करके आपके सामने उसको डिलीवर करें, तो आप बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो सेंटेंस तभी तो कहलाएगा वो जब वो एक कंप्लीट मीनिंग देगा, यानी वो सेंसिबल होगा पूरा, तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस बेसिक आपको पता है कि सेंटेंस क्या हो सकता है, कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जो सेंसिबल होते हैं, जो अरेंज्ड, जिनका जो वर्ड्स हैं वो अरेंज होते हैं, यानी अरेंज फुल मीनिंग में होते हैं, वही हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, यानी सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप इतना नोट कीजिए फटाफट से। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप, यानी सेंटेंस मतलब क्या, मतलब हम अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पाते हैं। तो उसके लिए हमें सेंटेंस का चुनाव करना होता है ना, कि हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो हम कैसा सेंटेंस यूज करते हैं, अगर हमें किसी को कुछ बताना है तब हम सेंटेंस कौन सा यूज करते हैं, और अगर हमें किसी को कमांड करना है या आदेश देना है तो इनके लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं ना। यानी सेंटेंस बेसिक है क्या, कहने का तरीका, है ना, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस,
अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स को सामने वाले तक कैसे पहुंचाएं, इनके लिए ही हम सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे सेंटेंस के काइंड। सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो 5 या 6 होती है। कैसे होती है आगे देखिए। पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से काइंड्स होते हैं, इसके बाद फिर एक एक के बारे में हम डिटेल से जानकारी देते हैं। तो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ऐसा वे है जिससे हम अपनी बात को सामने वाले तक इजीली और अंडरस्टूड वे में पहुंचा सकें, है ना। यानी मैं आपको अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहता हूं तो मैं कैसे सेंटेंस का यूज करूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, या आपसे किसी अदर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, तो मैं किन सेंटेंस का यूज करूंगा। अगर मुझे आपको या किसी को भी कमांड देना, ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम कैसे सेंटेंस का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिनकी संख्या 5 या 6 होती है। अब 5 कब होती है, 6 कब होती है, मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस है हमारा वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या इसी को हम बोल देते हैं डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव या इसी को हम एक नाम और बोल देते हैं स्टेटमेंट। यानी इतने नामों से हम इसको जान सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, डिक्लेरेटिव भी होता है और स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। इनको हम इतने नामों से जानते हैं, ठीक है। पहला हमारा ये हुआ। दूसरा जो है वो है हमारा इंटेरोगेटिव। सबके बारे में डिटेल से जानेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा है हमारा वो है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ये हुए हमारे 5 टाइप के सेंटेंस, यानी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं या स्टेटमेंट भी कह देते हैं कि स्टेटमेंट वाइज। अब स्टेटमेंट हम 2 वे में दे सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी दे सकते हैं और नेगेटिव वे में भी दे सकते हैं। तो फर्दर हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाले को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और वो 2 कैटेगरीज कौन सी उसमें डिवाइड करते हैं। अगर वो पॉजिटिव सेंस दे तो उसको हम कह देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। और अगर वो नेगेटिव सेंस शो करता है तो हम उसको बेसिकली क्या कह देंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब जरा गिनिए कितने सेंटेंस हुए। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 लिखे हैं वो इस टाइप से। अगर हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट को उसके सेंस के आधार पर बांट देते हैं, यानी अगर पॉजिटिव सेंस देता है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर वो नेगेटिव सेंस देता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर मुझे आपको कोई बात बतानी है तो हो सकता है मैं पॉजिटिव वे में भी बता सकता हूँ और नेगेटिव वे में भी बता सकता हूँ, है ना। यानी मुझे किसी के बारे में बताना है तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव वे में भी बोल सकता हूँ आपसे, और उसके बारे में नेगेटिव वे में भी बोल सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि रोहन रोहन एक होशियार लड़का है, तो ये तो पॉजिटिव सेंस हुआ, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि रोहन बड़ा गंदा व्यक्ति है, तो ये जो हुआ वो निगेटिव सेंटेंस हुआ, यानी रोहन होशियार नहीं है, गंदा है, बेकार है, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो वो चीज़ क्या हो गई हमारी, नेगेटिव सेंटेंस वाली।
और अगर मैं उसके बारे में पॉजिटिव बोलता हूँ तो वो पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव सेंस देते हैं तो हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर वो नेगेटिव सेंस देते हैं तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इंटेरोगेटिव क्या होता, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आस्क अ क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, है ना, वेयर डू यू लिव, है ना, तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें किसी को ऑर्डर देना, किसी की रिक्वेस्ट करनी है, किसी को सजेशन देना, किसी को एडवाइस देनी है, तो इन सब के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं हम वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और फर्दर ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां हम किसी के लिए विश मांगते हैं, किसी की मतलब कर्ज भी बोल सकते हैं, है ना। तो जब हम विश, इच्छा किसी के लिए मांगते हैं या अपने लिए मांगते हैं, जब हम प्रे करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो इंटरजेक्शन वर्ड से बने होते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको अभी पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जो सडन हमारे माइंड, सडन जो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, हमारे सडनली इमोशंस को हमारे शो करते हैं, वो उन वर्ड के यूज से जो सेंटेंस बनाते हैं हम, वो कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फटाफट से आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से बताता हूं। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये नीचे के जो चार हैं उनको साफ कर देता हूं और फिर हम देखते हैं असर्टिव के बारे में। चलिए देखिए, तो असर्टिव सेंटेंस मैंने अभी बताया आपसे कि जो कुछ भी बातें की जाती हैं ना, वो सब के सब असर्टिव सेंटेंस में ही की जाती हैं। यानी अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूं, आपके मैं अपने बारे में बताऊं या मैं किसी दूसरे के बारे में आपको बताऊं, तो मैं उसको एक पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में बता सकता हूं, तो वही हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो कैसे हम इसको बताएंगे कि अ सेंटेंस, इसके बारे में लिख रहा हूँ, इस वाले के बारे में लिख रहा हूँ, इनको फिर मैं इसी के अंदर बताऊंगा बाद में। इसके मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि अ सेंटेंस which has positive and पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंस, यानी जो जिनका पॉजिटिव और निगेटिव सेंस होता है, उन पॉजिटिव और निगेटिव सेंस वाले सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या उसी को हम स्टेटमेंट वाले सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कि रानी प्लेज, रानी खेलती है, रानी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, कुछ भी। और वही मैंने दूसरा दिया कि रानी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या दोनों बात एक ही हैं या अलग अलग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल अलग है। रानी प्लेज क्रिकेट, रानी क्रिकेट खेलती है, और रानी डज नॉट प्ले क्रिकेट, रानी क्रिकेट नहीं खेलती है। तो एक सेंटेंस में मैंने पॉजिटिव सेंस देने की कोशिश की और दूसरे सेंटेंस में मैंने उसी पॉजिटिव को दूसरे वे में यानी नेगेटिव वे में आप तक पहुंचाने की बात की।
तो दोनों ही, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहली बात तो ये सेंटेंस है या नहीं, तो बिल्कुल सेंटेंस है, यानी एक दो तीन, तीन ग्रुप का, तीन वर्ड का ग्रुप है, और पूरा मीनिंग भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है ना। तो ये सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं दोनों ना। ये दोनों में से ना तो कोई फ्रेज है और ना ही कोई क्लॉज है। यानी क्लॉज अगर हम इसको बना सकते हैं, अगर इसमें कुछ शब्दों को हटा दूं तो मैं क्लॉज बना सकता हूं, है ना। एक क्लॉज से मिलकर के, यानी इसमें क्लॉज छुपा होगा, क्योंकि क्लॉज से सेंटेंस बन जाता है, ठीक। तो ये जो हमारा दो सेंटेंस हुए, इन दोनों सेंटेंस में जो ये वाला सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। लेकिन मैं क्या अगर इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं ना। तो मैं इनको कह सकता हूं कि ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस है। जैसा कि मैंने यहां लिखा भी है कि अ सेंटेंस इन ऐसे सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और यहां पर मैं एंड शब्द को भी यूज कर सकता हूं, या फिर सेंटेंस में दोनों ही सेंस, दोनों ही सेंस से मतलब ऐसा देखिए, जैसे मैं अगर सेंटेंस में, जैसे इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो कि इसमें अगर मैं नॉट और डज को हटा करके वापस उसको लेकर आऊंगा तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों ही है, दोनों ही सेंस उसमें है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, या उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस में जो सेंस निकल के आ रहा है हमारा, वो सेंस कौन सा। अच्छा, ये दोनों ही कौन से हैं, मैंने अभी बताया कि दोनों ही यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को शो कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले सेंटेंस जो है वो असर्टिव के हैं। केवल एक को भी आप असर्टिव बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है, तो हाँ असर्टिव है। और अगर कोई पूछे असर्टिव में कौन सा है, तब आप बता सकते हैं कि ये असर्टिव है और ये निगेटिव सेंस को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको नया नाम दे देते हैं कि ये एक निगेटिव सेंटेंस है, यानी असर्टिव में निगेटिव है। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये असर्टिव है और ये पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हमारा हुआ, ये जो हुआ रानी प्लेज क्रिकेट, ये पॉजिटिव सेंस शो दे, पॉजिटिव सेंस दे रही है। तो इसके लिए ये वाला जो हमारा है हम कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये निगेटिव निगेटिविटी को शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या असर्टिव सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस कहते हैं, ये समझ में आया कि ऐसे सेंटेंस, अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जिनको फर्दर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस निकलता हो, और नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंस निकलता हो। जैसा कि दो एग्जांपल्स में आपको समझ में आया, ऐसे में आपको और सारे कई सारे एग्जांपल्स दूंगा, तो उसमें आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूं और आप करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सा सेंटेंस क्या है। यानी असर्टिव, भाई अभी मैं असर्टिव ही पढ़ाया तो असर्टिव पे ही लिखूंगा, बट आप ये कोशिश कीजिए कि असर्टिव में कौन सा अफर्मेटिव और कौन सा नेगेटिव। अच्छा चलिए, आप इसके पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो आप फटाफट से पहले इतना नोट कीजिए, या फिर मैं यहीं बता देता हूँ। चलिए यहीं देखिए कि जो असर्टिव सेंटेंस हमारा है, उस असर्टिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव सेंस देते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अफर्मेटिव वाले, और जो नेगेटिव सेंस देते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस वाले। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए कि ये कैसे हम पहचान करेंगे इनकी। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, और फिर
अदर वर्ड कुछ भी हो सकता, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने के लिए मिलेगा। अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में है सेंटेंस, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो अफर्मेटिव होंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि रानी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यहां पर ये जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। और दूसरी चीज क्रिकेट, यानी रानी प्लेज क्रिकेट, रानी प्लेज वॉट, तो जो वॉट के रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट को शो कराते हैं। तो यहाँ क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट शो हुआ है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स के साथ में जब भी ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर वो जो सेंटेंस है वो हम कहते हैं कि वो अफर्मेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को शो करता है। ठीक है। वहीं नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है, और फिर अदर वर्ड, और उसके साथ में लास्ट में अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, फुल स्टॉप देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ इस वाले में और इस वाले में क्या चेंजेस है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये सीधा मैं वर्ब ही लिख देता हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या फिर मेन वर्ब भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो वो अफर्मेटिव है। और अगर यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पर हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो नॉट हो या फिर नेवर हो, तो अगर ऐसे शब्द यहाँ आ जाते हैं, नॉट या नेवर, जो निगेटिविटी को शो कर रहे हो, जो निगेटिविटी को शो कर रहे हो, यानी नॉट या नेवर शब्द जो निगेटिविटी को शो कर रहे हो, जो निगेटिविटी शो कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स अगर यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो वो सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद निगेटिविटी को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे नॉट हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो निगेटिविटी के लिए शो की जाती हैं, तो वो भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। तो जब इस फॉर्मेट में कोई सेंटेंस होगा, जब हम इस फॉर्मेट में किसी सेंटेंस को देखेंगे या इस फॉर्मेट में हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम उसको इस फॉर्मेट में बोलते हैं या इस फॉर्मेट में उसको देखते हैं या बनाते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। और दोनों को ही अगर हम बोल देते हैं, तो दोनों ही आपको पता ही है कि या तो वो असर्टिव हम उसको बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस बोल सकते हैं। अब आप इतना फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो आपके नोट्स हो, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आप उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश कीजिए। यानी उसमें आप असर्टिव भी देखिए कहाँ, उसमें आप अफर्मेटिव भी देखिए कहाँ पर है, नेगेटिव भी देखिए कहाँ पर है, यानी कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है, तो उनको आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख देता हूँ। लिखिए। राज राम wants to meet you. She never go to
सी नेवर गो टू हरिद्वार। नेक्स्ट, पंकज इज अ गुड प्लेयर, गुड फुटबॉल प्लेयर। अगला, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, या आप इसको ऐसे लिखिए, दे नेवर टेल अ लाई। यू आर नॉट, you are not completing your work at time, on time। अगला, सी preparing, सी is playing बास्केटबॉल। तो आप इनके सेंटेंस में ये बताइए कि कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जब तक मैं आपको कुछ और सेंटेंस लिख देता हूं। आई डिड नॉट मीट राम, I did not meet to you। Next, Radha is cooking, Radha is cooking of the food। अगला, I never, I never watch, I never watch a movie। नेवर वॉच मूवीज। इतने बनाने की आप कोशिश कीजिए, इनको आप बना करके लाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के साथ अगली क्लास में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए स्टडी विद गुप्ता क्लासेस के साथ। थैंक यू। और अगर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।